हेलो एवरीवन, दिस इज केसी एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, जबरदस्त बायोटेक्नोलॉजी चल रहा है, लास्ट का लेक्चर है। इसमें हम लोग पूरा का पूरा चीजें खत्म करने वाले हैं बच्चों। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली हम लोग देखेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। क्या देखने वाले हैं आज के इसमें? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, बायो इथिक्स, बायो पायरेसी, बायो पेटेंट। ये पूरे कॉन्सेप्ट फटाक से खत्म करेंगे क्योंकि ज्यादा डेप्थ में जाने की इसके जरूरत नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली रीडिंग वाला काम है और ज्यादातर हमने डिस्कस किया तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन इसके एग्जाम्पल्स हम इसको शॉर्ट रखेंगे, स्वीट रखेंगे और फटाक से मतलब समझ लेंगे इसका, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी लेक्चर नंबर 4 में आज हम देखने वाले हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो जीएमओज लिख देता हूं मैं, सिर्फ इसको क्या लिख देता हूं बच्चों? जीएमओज। क्या लिखेंगे इसको? जीएमओ, ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है बच्चों। फर्स्ट मतलब बिट है सीखने के लिए। तो समझ लो बच्चों, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम लोग किसको कहेंगे बच्चों? किसको कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स? ये भाई ये दोज ऑर्गेनिजम्स, देखो दोज ऑर्गेनिजम्स whose, देखो दोज ऑर्गेनिजम्स whose जेनेटिक या फिर जीनोम is altered or changed at certain level, है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके डीएनए में चेंजेस लाए गए हैं फॉर द सेक ऑफ आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट, हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल सके, इसके लिए इनके डीएनए में चेंजेस लाए गए हैं बच्चों। और ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें भी हमारा फर्स्ट क्या है बच्चों? हमारा फर्स्ट क्या है? हमारा ट्रांसजेनिक प्लांट्स। क्या है बच्चों? ट्रांसजेनिक प्लांट्स, है ना। ट्रांसजेनिक प्लांट्स है इसमें भी हमारा। अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं बच्चों? ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके जीनोम में हमने चेंजेस लाके हमको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, ये हमने इसीलिए इनको डेवलप किया गया है। लिटरली ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ये डेवलप्ड हुए गए प्लांट्स रहेंगे बच्चों, ठीक है। और याद रखना, इसके अंदर फॉलोइंग क्वालिटीज होती है बच्चों। ट्रांसजेनिक प्लांट्स में कैसे होंगे? सबसे पहले तो ये डिजीज रेजिस्टेंट होंगे। डिजीज रेजिस्टेंट, अगर इसको हमने डिजीज रेजिस्टेंस के लिए बनाया होगा तो ये डिजीज रेजिस्टेंस होंगे। ये पेस्ट रेजिस्टेंस होंगे बच्चों, पेस्ट रेजिस्टेंस, है ना। इनमें कुछ कुछ खूबियां होंगी बच्चों, कुछ कुछ क्वालिटीज होगी, ठीक है। फिर बाद में ये कैसे होंगे? हाई प्रोडक्टिव, हाई प्रोडक्टिविटी हाई होगी इनकी, प्रोडक्टिविटी हाई। देखो इसमें ज्यादा कुछ देखना नहीं है बच्चों, मोस्ट प्रोबेबली वही चीजें अब रिपीट होने वाली हैं। याद रखना सबसे फर्स्ट ये एमसीक्यू है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था? फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट, याद रखना बच्चों, इसको बहुत ही नफरत करते हैं सब लोग, जिसको हम बोलते हैं टोबैको, है ना। और टोबैको के बाद से इतने सारे ट्रांसजेनिक प्लांट्स अब आ चुके हैं कि मतलब लगभग 60 से ज्यादा डाइकोट ट्रांसजेनिक प्लांट्स है बच्चों। फिर हमारे पोटैटो, टमाटो, फिर मैं बोलूंगा ग्रेप्स है, ब्रिंजल है, बनानाज है, बहुत सारे अलग अलग, शुगर बीट्स है। तो ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स आजकल ट्रांसजेनिक है और इसकी वजह से हम लोग को जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वो हमको प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर लेवल में मिल पा रहा है, ठीक है। तो अच्छे से याद रख लेना बच्चों कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स क्या होते हैं। ये ऐसे क्रॉप्स होंगे जिनके डीएनए में हमने अल्ट्रेशन किए हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से इनके डीएनए में अल्ट्रेशन हुआ है, नॉट बाय प्योर चांस। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ट्रांसजेनिक में कोई प्योर चांस नहीं है, ट्रांसजेनिक में हमारा इंटरफेरेंस है, ठीक है। ये अच्छे से याद रखना है आप लोग ने। उसके बाद देखते हैं बच्चों इनके एडवांटेजेस। भाई एडवांटेज क्या है हमारे ट्रांसजेनिक प्लांट्स के? एडवांटेज क्या है? देखो एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, है ना। एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स।
अब अगले लेक्चर्स बच्चों पूरे तीनों चैप्टर वन शॉट होने वाले हैं। ओके, तो ये इसके लिए भी आप लोग रेडी रह जाओ। थोड़ी सी वीडियोस बड़ी होगी लेकिन हाँ वन शॉट होगी, क्योंकि एग्जाम्स आ चुके हैं पास में और रिवीजन हमको वापस पूरा का पूरा करना है। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है बच्चों ट्रांसजेनिक प्लांट के? तो सबसे पहला एडवांटेज मैं आपको बोलूंगा वो है इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंस। क्या? इंसेक्ट एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, है ना। ट्रांसजेनिक प्लांट्स की वजह से क्या मिल सकता है हमको? इंसेक्ट एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, है ना। उसके बाद में बच्चों हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट की मदद से बायो फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। बायो फोर्टिफिकेशन, है ना। बायो फोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है बच्चों? प्लांट्स की हम लोग न्यूट्रिशनल वैल्यू को क्या कर सकते हैं? ऐड ऑन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? प्लांट्स की बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में पोस्ट हार्वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम इसके अच्छे कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन इन पोस्ट हार्वेस्ट, है ना। पोस्ट हार्वेस्ट कैरेक्टर्स, मॉडिफिकेशन इन पोस्ट हार्वेस्ट कैरेक्टर्स। उसके बाद हो सकता है बच्चों हमारा प्लांट एज बायोरिएक्टर। क्या? प्लांट एज बायोरिएक्टर मतलब प्लांट को हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसजेनिक बना के उनको बायोरिएक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाट इज बायोरिएक्टर्स हम लोग आगे देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, रिएक्टर्स, है ना। बायोरिएक्टर्स बोल के भी हमारे प्लांट क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। फिर एडिबल वैक्सीन हम लोग प्लांट में बना सकते हैं। एडिबल वैक्सीन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, है ना। एडिबल वैक्सीन क्या लिख सकते हैं बच्चों? ये सब अपना डिस्कस हो चुका है प्रीवियस वीडियोस में, आप देखिए एडिबल वैक्सीन क्या है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोग को लिखवा कर दी है बच्चों, बाकायदा नोट्स के फॉर्म में। आप लोग ने अगर स्क्रीनशॉट लिया होगा इसका तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं बोलूँगा अगला जो है फ़ायदा वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, लेकिन पहले तो हम लोग एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स देख लेते हैं। अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स में बच्चों देखो एग्जाम्पल इसमें बीटी याद रखना, बीटी ऑल टाइम सबका फेवरेट एग्जाम्पल है, बैसिलस थरिंजियंसिस। अब ये जो बैसिलस थरिंजियंसिस है ना बच्चों, ये एक मतलब बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया के पास जीन होते हैं बच्चों, कुछ स्पेशल जीन होते हैं। अब ये स्पेशल जीन जो है, निफ जीन याद रखना है आप लोग ने। कौन सा जीन? निफ जीन याद रखना है। अब ये जो स्पेशल जीन्स होते हैं ना बच्चों, ये एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाते हैं। अब ये प्रोटीन को हम लोग क्राई प्रोटीन बोलते हैं। इसके पहले मैंने ये चीज़ बताई है। अगर इस बैक्टीरिया के स्पोर्स बोलो या इस बैक्टीरिया का जीन निकाल के प्लांट्स के अंदर भी हमने इंट्रोड्यूस किया तो वो प्लांट हो जाता है ट्रांसजेनिक। अब ट्रांसजेनिक प्लांट होने की वजह से क्या होगा बच्चों? वो प्लांट के अंदर भी वो एबिलिटी आ जाएगी कि वो एक इम्यूनोजेनिक प्रोटीन मतलब मैन्युफैक्चर कर सके। मैन्युफैक्चर बोलने से अच्छा सिंथेसाइज कर सके, बिकॉज वो मटेरियलिस्टिक वर्ड है, वर्ड हो जाता है, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह के लिए है। लेकिन हाँ यहाँ पे क्या हो जाता है? सिंथेसाइज करना मीन्स एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, मतलब बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया ये कॉटन क्या कर सकता है? अब मान लो बीटी कॉटन की बात कर रहे हैं और उसके अंदर हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? वो क्राई प्रोटीन वाला जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। अब बैक्टीरिया के कॉटन के पास किस चीज़ की एबिलिटी आ गई? वो इम्यूनोजेनिक प्रोटीन बनाने की एबिलिटी आ गई बच्चों। क्या बनाने की एबिलिटी आ गई? इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। अब ये इम्यूनोजेनिक प्रोटीन जब बैक्टीरिया बनाए, कॉटन बनाएगा, बार बार बैक्टीरिया क्यों आ जा रहा है? जब प्रोटीन बनाएगा हमारा कॉटन और लार्वा वगैरह उसको खाएगा तो लार्वा के पेट में हो जाएगी गड़बड़ और लार्वा मर जाएगा, क्योंकि ये लार्वा के लिए बच्चों लीथल होते हैं। लीथल मतलब डेडली होते हैं, ये आप लोग को अच्छे से मालूम होना चाहिए। ओके, इसके बाद में अपन ने देखा बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन में क्या होता है बच्चों? हम लोग प्लांट्स की क्या कर रहे हैं? न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? वी आर इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ प्लांट।
मतलब प्लांट में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा रहे हैं। एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में हम लोग ने ये चीज़ देखी है, लेकिन स्टिल मैं आप लोग को बता देता हूँ कि क्या होता है इसमें। बायो और फोर्टिफिकेशन में फॉर एग्जांपल देखो गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में क्या होता है बच्चों, विटामिन ए बनाया जा रहा है। अब ये गोल्डन राइस में 23 टाइम्स ज़्यादा बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है। अब इसके पास बच्चों कुछ ट्रांसजीन होते हैं, जैसे फाइटोइन सिंथेज और लाइकोपीन साइक्लेज नाम के 2 एंजाइम्स। देखो मैं अभी कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, कुछ पर्टिकुलर ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में लिखता हूँ। जैसे देखो फॉर एग्जांपल राइस, पहला वाला कौन सा है बच्चों, राइस के बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ट्रांसजेनिक राइस, है ना। किस लिए हमने, प्रो विटामिन ए के लिए हमने इसको सिंथेसाइज किया है। किसके लिए सिंथेसाइज किया है, प्रो विटामिन ए। अब ये जो प्रो विटामिन ए है ना बच्चों, ये होता है एंटीऑक्सीडेंट। कैसे होता है, एंटीऑक्सीडेंट, मतलब हमारे बॉडी के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है बच्चों। एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तैयार होते हैं उनको ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। उसके बाद मैं बोलूँगा इनके पास 2 जीन्स होते हैं, जैसे फाइटोइन सिंथेस, कौन सा जीन होते हैं इनके पास, ट्रांसजीन इनके पास कौन से, देखो ट्रांसजीन, जैसे फाइटोइन सिंथेस, ओके, फाइटोइन सिंथेस। और दूसरा ट्रांसजीन है बच्चों लाइकोपीन, लाइकोपीन कफ सिरप का नाम लग रहा है वो, साइक्लेज, ओके। ये 2 अलग अलग इनके पास ट्रांसजीन होते हैं, ठीक है। ये एक बात याद रखना है। और ऐसे ही 3-4 है अपने पास जो मतलब आपके टेक्स्ट बुक में भी मेंशन किए गए हैं। आपने एक बार उसको रीड भी किया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा जैसे हम क्या कर सकते हैं, ऑयल की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट से। ट्रांसजेनिक प्लांट्स में मतलब देखो बायो फोर्टिफिकेशन में अगर हमने फॉर एग्जांपल अरेबिडोप्सिस का जीन हमने इंट्रोड्यूस किया, किस में मान लेते हैं हमारे सोयाबीन प्लांट में, तो क्या हो रहा है वहाँ पे ऑयल की क्वालिटी क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। अब ऑयल की अगर क्वालिटी इंप्रूव होगी तो उससे क्या होगा बच्चों, फायदा तो इंसान का ही होना है, क्योंकि ट्रांसजेनिक पूरा फंडाई जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का, ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए चल रहा है, ठीक है, ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए चल रहा है। फिर मैं बोलूँगा आपको, देखो आयरन डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा टेंशन है ना। आयरन डेफिशिएंसी के लिए देखो क्या तैयार किया गया है, फेरिटिन प्रोड्यूसिंग जीन। अब फेरिटिन क्या होता है बच्चों, फेरिटिन देखो याद रखना, फेरिटिन जो है ये एक प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। और ये प्रोटीन आयरन डेफिशिएंसी ट्रीट करने में बहुत हेल्प करता है ना। अब याद रखो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बना के हम क्या कर सकते हैं, यही फेरिटिन प्रोटीन को प्रोड्यूस करवा सकते हैं हमारे नॉर्मल क्रॉप्स में, ताकि क्या हो जाएगा, अगर नॉर्मल क्रॉप्स में ये प्रोटीन प्रोड्यूस होगा तो उससे क्या होगा बच्चों, सिंपल सी बात है, हमारी आयरन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फेरिटिन, है ना, फेरिटिन प्रोडक्शन, ओके, फेरिटिन प्रोडक्शन, है ना। ये फेरिटिन प्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों, फेरिटिन प्रोडक्शन में आयरन रिच कंपाउंड्स मतलब हमारे क्रॉप्स क्या करेंगे, तैयार करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फेरिटिन प्रोटीन जो है ये कहाँ से आइसोलेट किया गया, अपने सोयाबीन और फैसियोलस जिसकी एंड फैसियोलस एंड हैव बीन ट्रांसफर्ड टू राइस। मतलब अब इसको किस में ट्रांसफर करना है, एक्सट्रैक्ट कहाँ से करना है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोयाबीन एंड फैसियोलस, और ट्रांसफर किया कहाँ किया गया बच्चों, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, फेरिटिन प्रोटीन का जो जीन है, फेरिटिन प्रोटीन का जीन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया, अपने फैसियोलस और सोयाबीन से, और इसको कहाँ इंसर्ट किया गया, इंसर्टेड इन राइस। अब देखो बच्चों, राइस खाओ आशक्तपना या एनीमिया भगाओ, है ना, अच्छा है ना, एकदम जबरदस्त सा स्लोगन, राइस खाओ एनीमिया भगाओ। तो ये एक बहुत अच्छी कैची लाइन तैयार हो जाती है इससे कि भाई सिर्फ राइस खाने मात्र से ही हमारी आयरन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो बाकी फूड स्टफ्स खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बच्चों अब आयरन कंटेनिंग राइस कहाँ ढूंढते बैठेंगे, तो मेरे हिसाब से क्या है, बीट रूट्स खाने चाहिए, स्पिनच वगैरह खानी चाहिए, ताकि हमारे आयरन्स के
डिपॉजिट्स फुल हो जाए हमारे बॉडी में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझनी ज़रूरी है। अब देखो थर्ड वाला फंडा है मॉडिफिकेशन इन पोस्ट हार्वेस्ट, जैसे हमने पिछले इसमें देखा था मॉडिफिकेशन इन पोस्ट हार्वेस्ट। अब क्या होता है बच्चों, पता है क्या, जब भी हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं, हार्वेस्ट मतलब अपनी फसल को साइड में निकाल के रख लेते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है प्रॉब्लम्स इन स्टोरिंग, है ना, प्रॉब्लम्स इन हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट बोलेंगे, है ना, पोस्ट हार्वेस्ट मतलब धान्य वगैरह निकालने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको झेलने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है बच्चों ओवर राइपनिंग, है ना, ओवर, फ्रूट्स है तो ओवर राइपन हो सकते हैं, ओवर राइपनिंग। फिर मैं बोलूँगा पेस्ट अटैक, इस पे भी पेस्ट आ सकते हैं बच्चों। दूसरा बात है रोडेंट्स, है ना, रोडेंट्स। फिर देखो स्पॉइलेज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, है ना, ये जितने भी ये प्रॉब्लम्स है बच्चों, है ना, पोस्ट हार्वेस्ट पे जो हमने हमारे प्रोडक्ट्स हार्वेस्ट करके निकाल लिए, ये सब उसके प्रॉब्लम्स है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, है ना, ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट्स पर असर डाल सकती है। अब ये जो पोस्ट हार्वेस्ट है हमारा, इसको अगर हमको संभाल कर रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे टाइप के फ्रूट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे जो पोस्ट हार्वेस्ट तक टिके रह सके, और या फिर ऐसा समझ लो जो पोस्ट हार्वेस्ट मतलब उसको अपने प्लांट से प्लग करने के बाद ट्रांसपोर्ट जब उसका होता है तब उसने एकदम अच्छा रहना चाहिए। तो इसमें देखो बच्चों सबसे पहले एक एग्जाम्पल है मॉडिफिकेशन इन पोस्ट हार्वेस्ट में, एक एग्जाम्पल है बच्चों टोमेटो, क्या, टोमेटो का एग्जाम्पल है। अभी जो टोमेटो है बच्चों, ये टोमेटो के अंदर जब भी टोमेटो अपने प्लांट से निकल जाता है तो उसके अंदर एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है बच्चों। कौन सा एंजाइम, एंजाइम प्रोड्यूस होता है पॉलीगैलेक्ट यूरोनेज, ओके, पॉलीगैलेक्ट यूरोनेज। इसका काम क्या होता है बच्चों, ये पेक्टिन ब्रेक करता है, क्या करता है, ये ब्रेक्स पेक्टिन, ब्रेक्स, एक मिनट, ब्रेक्स पेक्टिन। अब पेक्टिन जो होता है ना बच्चों, ये सेल वॉल में होता है और इसके वजह से टमाटर जो है ये ओवर राइपन्ड हो जाता है, ठीक है। सो ब्रेक्स पेक्टिन, सो टोमेटो गेट्स ओवर राइपन्ड, है ना। अब ओवर राइपन्ड अगर टमाटो हो जाता है हमारा, तो इस टोमेटो को कौन खरीदेगा, बिलबिला टमाटर कौन खरीदेगा, ये अपने को मालूम होना, ये मतलब ये अपने को कॉमन सेंस है, ठीक है। तो इसीलिए फ्लेवर सेवर टोमेटो तैयार किया गया। कौन सा बच्चों, फ्लेवर सेवर टोमेटो, है ना। फ्लेवर सेवर टोमेटो जो है बच्चों ये एक ट्रांसजेनिक टोमेटो है, ठीक है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है और ये जल्दी से क्या है बच्चों, बोलेंगे राइपन नहीं होता है, ठीक है, ताकि इसकी हम ऐसा बोलेंगे नहीं क्या, इसका हम लोग सिंपल ट्रांसपोर्ट वगैरह इजीली हो जाए, इसीलिए ये ओवर राइपन ना हो जाए, इसीलिए फ्लेवर सेवर टमाटो तैयार किया गया है, ठीक है। ये और ये कैसे तैयार किया गया है, जो भी पॉलीगैलेक्ट यूरोनेज नाम का जो एंजाइम है, अगर इसको इनहिबिट कर दिया जाए, मतलब ये प्रोड्यूसिंग जीन को इनहिबिट कर दिया जाए, तो ये प्रॉपर प्रोटीन वहाँ प्रोड्यूस ही नहीं होगा, और अगर प्रोड्यूस नहीं होगा प्रोटीन तो फिर पेक्टिन भी जो है ये जल्दी से टूटेगा नहीं, और अगर पेक्टिन नहीं टूटेगा तो क्या होगा, टमाटो हमारा बहुत दिन तक अच्छे से चलता रहेगा, और उसका शिपमेंट वगैरह होने के बाद तो क्या है, वो तो पेट में ही जाएगा भाई, केचप वेचप बनेगा उसका, फिर मजे आएंगे, टमाटर सूप वगैरह बनाएंगे घर पे जाके, है कि नहीं। और लेकिन अगर बेकार से टमाटर है तो हम लोग वहाँ से ही नहीं खरीदेंगे। उस वजह से क्या होता है बच्चों, जो टोमेटो है तो टोमेटो की डिमांड्स बढ़ जाती है, और डिमांड्स अगर बढ़ गई तो प्राइसेस हाइप हो जाते हैं बच्चों। तो अगर प्राइसेस हाइप हो गए तो फिर हमको टमाटर सूप नहीं मिलेगा घर पे, है ना। कितना स्ट्रगल है लाइफ में यार, टमाटर सूप के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, सोचो, है कि नहीं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हमको क्या करते हैं, स्ट्रगल से बचाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आगे बढ़ूं कि प्लांट्स एज फैक्ट्रीज,
फैक्ट्रीज बोलो या बायो रिएक्टर्स बोलो, अगर कुछ रिएक्शंस हैं, अगर वो प्लांट्स में कराई जा रही हैं, तो इससे क्या हो सकता है, एक बड़ा चेंज आ सकता है। जैसे देखो प्लांट में कैसे कैसे हो सकती है, देखो प्लांट एज बायो रिएक्टर्स, देखो यहां लिख देते हैं हम लोग प्लांट एज बायो रिएक्टर्स, है ना, प्लांट्स एज बायो रिएक्टर्स। अब बायो रिएक्टर्स कैसे हो सकते हैं प्लांट्स, देख लो बच्चों, पहले सबसे पहले तो हम लोग प्लांट में क्या कर सकते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, क्या बना सकते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, सिंपल में लिख देता हूं ग्रोथ हार्मोन, है ना, क्या बना सकते हैं प्लांट में हम लोग, ग्रोथ हार्मोन। ओके, फिर हम प्लांट में बना सकते हैं एंटीबॉडीज, क्या बना सकते हैं बच्चों, एंटीबॉडीज बना सकते हैं, प्लांट के अंदर एंटीबॉडीज बना सकते हैं, जैसे ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स, जैसे HIV, रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, जो कि कोल्ड सोर्स कॉज करता है। ठीक है, फिर हम लोग वैक्सीन भी प्लांट में बना सकते हैं आजकल, है ना, तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे हम लोग वैक्सीन बना पा सकते हैं। वैक्सीन अगर आराम से बनती है ना बच्चों, तो आगे चल के क्या होता है, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ खाने मात्र से हमको वैक्सीनेशन मिल जाएगा, बड़े बड़े इंजेक्शंस लेने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह जाएगी। फिर हम लोग प्लांट में बना सकते हैं सुपर ग्लू, क्या बना सकते हैं बच्चा, सुपर ग्लू, है ना, ग्लू मतलब गम, है ना, गम मतलब वो वाला गम नहीं बच्चों, नॉर्मल वाला गम। और इस वजह से क्या हो सकता है बच्चों, सुपर ग्लू अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से बना लिए, अगर सुपर ग्लू हम लोग बना पाते हैं, तो फिर हमको सिंथेटिक ग्लूज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही सुपर ग्लू क्या होगा, सर्जरी में काम आ सकता है, हमारे अलग अलग डिफरेंट टास्क्स में काम आ सकता है, बायोमेडिक्स में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो सकता है बच्चों। उसके बाद में ट्रांसजेनिक प्लांट्स, इनमें हो सकता है ऑयल एनकोडिंग जीन, है ना, और इसकी वजह से जो नॉन वेजिटेरियंस नहीं हैं, इनके लिए हम कॉड लिवर ऑयल टाइप्स कुछ बना सकते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल दैट इज सिंपल, क्या बना सकते हैं हम लोग, देखो ऑयल होमोलॉगस टू, है ना, ऑयल होमोलॉगस टू कॉड लिवर ऑयल, है ना, कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल के होमोलॉगस एक ऐसा ऑयल हम बना सकते हैं जो वेजिटेरियंस भी कंज्यूम कर सकते हैं, जिसकी वजह से वेजिटेरियंस में भी जो डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स है वो निकल सके। अब किसी किसी को नहीं चलता है ना भाई, फिश वगैरह नहीं चलती है, तो इस वजह से ऐसे लोगों को वेगन सॉल्यूशन देना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अलगीज वगैरह को, मरीन अलगीज को यूज करके ऑयल प्रोड्यूसिंग जीन उनमें इंट्रोड्यूस करवा के हम क्या कर सकते हैं, सिंपल आराम से कॉड लिवर ऑयल का एक सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं। और अपने बुक में क्या क्या चीज़ें दी है बच्चों, देखो बुक की लाइन बाय लाइन जा रही है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंटी मलेरियल ड्रग भी हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बच्चों, एंटी मलेरियल ड्रग, एंटी मलेरियल ड्रग हम बना सकते हैं। ठीक है, और इस एंटी मलेरियल ड्रग का नाम है आर्टीमिसिनिन, है ना, ये मलेरिया में फाइट करने के लिए, मलेरिया डिजीज को फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। फिर चरस गांजे से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, पेन किलर्स बना सकते हैं, पेन किलर्स, वो भी पावरफुल वाली, हाँ, पेन किलर्स फ्रॉम ओपियम प्लांट, है ना, चरस गांजा किसी को प्यारा नहीं होना चाहिए बच्चों, लेकिन हाँ ये चरस गांजे से हम क्या कर सकते हैं, पेन किलर्स बना सकते हैं। देखो इसके स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों, ये प्लांट एज बायो रिएक्टर्स, मतलब कहाँ कहाँ प्लांट में, प्लांट को बायो रिएक्टर यूज करके हम लोग क्या क्या चीज़ें हम लोग प्लांट से बना सकते हैं। अब सुपर ग्लू जो मैंने बोला बच्चों, ये टोबैको प्लांट के अंदर हम बना सकते हैं, है ना। देखो तंबाकू का कोई काम नहीं है, लेकिन अब देखो टोबैको अपने बायोटेक्नोलॉजी की वजह से क्या क्या चीज़ें बना रही है ना। जब मतलब ऐसी तंबाकू बनाना चाहिए खाने वाले का मुंह चिपक जाए कुछ देर के लिए, फिर वो आदमी नहीं क्या उस चीज़ को कभी हाथ ही नहीं लगाएगा। उसके बाद में एडिबल वैक्सीन, जस्ट मैंने वैक्सीन बोला, एडिबल वैक्सीन हम लोग बना सकते हैं। अगर एडिबल वैक्सीन काम करती है बच्चों तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में मेल्ट इन माउथ वैक्सीन बताया था,
ये भी एक टाइप की एडिबल वैक्सीन है। और ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस हम लोग यूज कर सकते हैं अपने बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाकर आराम से इतने सारे टास्क को पूरा किया जा सकता है। इसके बाद देखो बच्चों, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, क्या बोल रहा हूं मैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ओके, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ओके। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में देखो सबसे पहले बच्चों क्या क्या कौन से एनिमल्स को हम यूज करने वाले हैं यहां पे, एनिमल यूज्ड है ना, काउज, बफेलोज है ना, भैंसिया, बफेलोज, काउज, बफेलोज, फिर बाद में फिश, उसके बाद में चिकन है ना, ये सब एनिमल्स को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक बना सकते हैं, फाउल्स, ओके, पिग्स। और नॉट ओनली फॉर द ईटिंग पर्पज बच्चों, फॉर द पर्पज ऑफ क्लोथिंग ऑल्सो, फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकेशंस ऑल्सो वी कैन यूज दिस ट्रांसजेनिक एनिमल, फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च ऑल्सो, ठीक है। याद रखना पिग्स, फिर बाद में माइस है ना, फिर एक और आ जाएगा शीप, शीप भी चलती है ना हमको, डॉली शीप याद रखना बच्चों है ना, शीप, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स के श्रेणी में आते हैं बच्चों। एक्चुअली अगर इनके जेनेटिक्स को अल्टर किया गया तब जाके ट्रांसजेनिक बनेंगे, ठीक है। याद रखना एक बात को बहुत अच्छे से, वाइड रेंज। अब एप्लीकेशन देखो इसका कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। अब ट्रांसजेनिक एनिमल किसको बोलेंगे हम लोग, ट्रांसजेनिक एनिमल्स मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सी डेफिनेशन अपनी टेक्स्ट बुक में ही दी है। द टर्म ट्रांसजेनिक एनिमल रेफर्स टू an animal in which there has been a deliberate modification of the genome। पहले जैसे मैंने लिखा कर दिया था वही है, अगर इतने हार्ड वर्ड्स नहीं लिखने हैं तो सिंपल लिख लेना, those animals in which those animals whose genome are altered है ना, whose genome are altered or changed for the sake of human welfare are called as transgenic animals by human intervention। ये याद रखना। अपनी बुक का क्या डेफिनेशन है बच्चों, द टर्म ट्रांसजेनिक एनिमल refers to an animals to an animal in which there has been a deliberate modification, देखो अंडरलाइन करना इस चीज को, in the of the genome the material responsible for inherited characters, ये लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। in contrast to spontaneous mutation, मतलब अपने आप म्यूटेशंस वगैरह उनमें करवाए, मतलब अपने आप हो रहे हैं वहां पे, और वहां पे उनके जीनोम को क्या कर रहे हैं हम लोग, अल्टर कर रहे हैं। फॉरेन डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना है बच्चों, ठीक है। बाद में एंड देन मस्ट बी ट्रांसमिटेड थ्रू द जर्म लाइन सो दैट एवरी सेल इंक्लूडिंग द जर्म सेल ऑफ एनिमल कंटेन द सेम मॉडिफाइड जेनेटिक मटेरियल। तो सिंपल यहां पे जर्म लाइन सेल थेरेपी चल रही है बच्चों। इनके जर्म लाइन सेल्स में अगर हमने मॉडिफिकेशंस ला लिए तो बॉडी के ईच एंड एवरी सेल में क्या होने वाला है, मॉडिफिकेशंस आएंगे ही आएंगे, ये अच्छे से याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट, इसका यूज कहां होता है, सबसे पहले यूजेस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जैसे मैंने बताया। अब देखते हैं हम लोग यूजेस, इनके यूजेस क्या है, ठीक है। यूजेस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों ये कहां यूज होगा, मेडिसिन, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, मेडिकल फील्ड है ना, कहां यूज होगा, मेडिकल फील्ड। फिर बाद में कैंसर रिसर्च, मेडिकल से ही आएगा, वहां पर मेरा मतलब था दवाई वगैरह, कैंसर रिसर्च। फिर फूड इंडस्ट्रीज, फूड सेक्टर या फिर फूड इंडस्ट्रीज है ना, फूड इंडस्ट्रीज में भी आएगा बच्चों है ना, फूड इंडस्ट्रीज। अगर कोई ऑर्गेनिज्म कुछ फैब्रिक देता है, मतलब वुल बोलो या कुछ और मटेरियल देता है जो क्लॉथ्स में काम आता है, जैसे लेदर बोलो, तो ये लेदर इंडस्ट्रीज है। और अपना टेक्सटाइल लिख देता हूं मैं, ठीक है, टेक्सटाइल्स में काम आ सकता है, टेक्सटाइल्स में भी काम आ सकता है। फिर मैं बोलूंगा फार्मास्यूटिकल्स में भी काम आता है, फार्मास है ना, फार्मा लिख देता हूं। ये सब सेक्टर्स है बच्चों जहां पे
ये पूरे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हमारे काम बहुत ज़्यादा आएंगे। ज़्यादातर इसका तो एप्लीकेशन जो है हमारा फूड सेक्टर में है, ठीक है, क्योंकि हमको फूड रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन का ग्राफ बच्चों अभी कैसे जा रहा है, एकदम इस लेवल से, है ना। ह्यूमन पॉपुलेशन, अगर मैं एवरेज की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इस रेट से ग्रो कर रही है, और वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है इसका मतलब ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि खाना भी ग्रो करेगा, नहीं करता है भाई, खाना नहीं ग्रो करता है ना, खाना उगाना पड़ता है, रिक्वायरमेंट फुलफिल करवानी पड़ती है, इस वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा आ रही है। तो सबसे पहला ट्रांसजेनिक एनिमल बच्चों देखो, सिंपल लिखता हूं मैं, ट्रांसजेनिक माइस, है ना, ट्रांसजेनिक माइस देखते हैं अभी। ओके, ये कहाँ कहाँ काम आ सकता है बच्चों, ये लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में काम आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो इसके पास देखो, अभी देखो, थ्रू लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस विद ट्रांसजेनिक माइस दैट हैव बीन मॉडिफाइड यूजिंग पर्टिकुलर ऑन्कोजीन्स। अब तुम बोलोगे सर ऑन्कोजीन्स क्या होता है, तो बच्चों देखो भैया बताएंगे तुमको, ऑन्कोजीन्स ये क्या होते हैं बच्चों, ऑन्कोजीन्स होते हैं जीन्स रिस्पॉन्सिबल टू कॉज कैंसर, जीन्स रिस्पॉन्सिबल टू कॉज कैंसर, है ना, ये कैंसर कॉजिंग जीन्स होते हैं बच्चों, ठीक है, कैंसर कॉजिंग जीन्स। तो याद रखना सिंपल, ट्रांसजेनिक माइस का यूज कहाँ आ सकता है, रिसर्च इन कैंसर रिसर्च में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले हो सकता है बच्चों। अब देखो फिलिप लेडर जो कि हार्वर्ड के थे, एक बहुत अच्छा किस्सा बताया यहाँ पे, फिलिप लेडर जो कि हार्वर्ड के थे, उन्होंने ट्रांसजेनिक मॉडल बनाया एक माउस का, मतलब ट्रांसजेनिक माउस बनाया, जिसमें उन्होंने क्या किया था, मिक और रास, ये दो कैंसर कॉजिंग, ब्रेस्ट कैंसर कॉजिंग जीन्स उन्होंने माइस में डाले, और ये वो देखना चाहते थे कि ये माइस में भी ब्रेस्ट कैंसर कॉज करता है या नहीं, ठीक है। तो याद रखना सिंपली अगर मैं बोलूं बच्चों, तो रिसर्च, कैंसर रिसर्च में ये काम आ सकता है, डिफरेंट रेजिस्टेंस रिसर्चेस में भी काम आ सकता है, कि भाई कौन सी बीमारी को हम लोग रेजिस्टेंस हो सकते हैं, कौन सी नहीं। फिर मतलब मैं और बोलूँगा एंटीबायोटिक टेस्टिंग में काम आ सकता है, एंटीबायोटिक टेस्टिंग, है ना। फिर वैक्सीन में भी काम आ सकता है, वैक्सीन टेस्टिंग, है ना, कि भाई कौन से, हमको ह्यूमंस का बायोलॉजी और माइस का बायोलॉजी लगभग कैसा होता है बच्चों, लगभग सेम होता है, तो हम लोग इस पे बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, और इसकी टेस्ट के वजह से हमको पता चल जाता है कि भाई ये चीज़ हमारे लायक है भी नहीं, ठीक है। अगर माइस पर वो चीज़ कोई फेल हो जाती है, कोई रिसर्च, तो ये ह्यूमंस तक आ ही नहीं सकती है, ठीक है, तो हम लोग सेफ। बेचारे माइस को बलिदान देना पड़ता है, बुरा लगता है मुझको माइस के लिए कभी कभी, लेकिन अब साइंस की रिसर्च नीड्स लैब रैट्स, और लैब रैट्स का काम ये माइस बखूबी निभाते हैं बच्चों। अब देखो ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स, है ना, ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल पे कौन सी रिसर्च करनी है अपने को, कुछ नहीं करना है, बस हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए उनसे, ठीक है। ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स, अब ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स बच्चों, इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, एनिमल प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीज, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, एनिमल प्रोडक्टिविटी, या इंक्रीज लिखने से अच्छा मैं ऐसा ही लिख देता हूं यहां पे, हाई एनिमल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, हाई मिल्क आउटपुट, है ना, हाई मिल्क आउटपुट। फिर इसी से, इन्हीं जानवरों में हमको मोर मीट मिलेगा, ठीक है, मोर मीट, मोर वुल, है ना, मोर वुल, वुल मतलब अपना लोकर होता है ना, मोर वुल मतलब अपने को ऊन भी बहुत ज़्यादा लेवल पे बनाना है समझो, तो इस समय क्या कर सकते हैं हम लोग, ये ट्रांसजेनिक एनिमल की ब्रीड्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको ज़्यादा पैसे कमाने हैं और हमको बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट्स खुद के लिए भी चाहिए और इंसानियत के लिए भी चाहिए, तब हमको ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ करना पड़ता है।
अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैसे बनाते हैं भाई, जो भी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक आपको लगता है कि आपके एनिमल में होना चाहिए, बस उसी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हमको एनिमल के जीनोम में थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं और वो एनिमल में क्या हो जाता है, सिंपल वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस होते हैं। अब जैसे वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस होंगे वो एनिमल हमको वो डिजायर्ड प्रोडक्ट देना स्टार्ट कर देगा, और अगर हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट देना मिलना स्टार्ट हो गया तो हम तो भैया पैसा ही पैसा कमाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों ट्रांसजेनिक कैटल फॉर फूड प्रोडक्शन। ठीक है, क्या देखते हैं, ट्रांसजेनिक कैटल्स फॉर फूड प्रोडक्शन। याद रखना है इसमें मिल्स एनिमल्स के बारे में हमने हमारे टेक्स्ट बुक्स में डिस्कस किया गया है। तो अभी देखो ट्रांसजेनिक एनिमल्स फॉर फूड प्रोडक्शन, टीजी लिख देता हूं मैं अभी, टीजी एनिमल्स फॉर फूड। देखो बच्चों टीजी एनिमल्स फॉर फूड, इसकी लाइन बाय लाइन देख लो। देखो, ऑफ द फ्यू रिसर्च रिपोर्ट्स डिस्क्राइबिंग यूज ऑफ ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजीज इन द कैटल ओनली, ये सब बेकार की चीजें हैं, हम डायरेक्ट असली माल को देखते हैं। रिसर्चर इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कॉपीज ऑफ बोवाइन बीटा और कापा कैसिन इनटू डेयरी कैटल्स एंड इवैल्यूएटेड द इफेक्ट ऑन milk production and consumption. Transgenic offspring had 8 to 20% increase in the beta casein and 2-fold increase in kappa casein. Simple. ट्रांसजेनिक एनिमल्स में कौन से 2 कैसीन पाए गए बच्चों, बीटा कैसीन, बीटा केसिन। अब सर केसिन क्या होता है, ये मत पूछो भाई केसिन क्या होता है, लेकिन ठीक है आप में से बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होंगे कि भाई केसिन क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ भैया, आपको बताएंगे आपके, बिल्कुल टेंशन मत लो कि भाई ये जो केसिन होता है ये मिल्क प्रोटीन होता है बच्चों। क्या होता है, एक मिल्क प्रोटीन होता है। जब भी हम लोग मिल्क लेते हैं तो ये हम लोग अंदर कंज्यूम क्या कर रहे हैं, केसिन कर रहे हैं। अब केसिन जो ये स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी की मसल्स को बढ़ाएगा। रात में दूध इसलिए पीते हैं बच्चों क्योंकि अगर हम लोग रात में दूध पीते हैं तो स्लोली ये केसिन डाइजेस्ट होते रहता है हमारे स्टमक में और रात भर हमको प्रोटीन प्रोवाइड करता रहता है। ठीक है, ये बात आप लोग को याद रखना है। तो दो कौन से केसिन बढ़ाए गए बच्चों, कापा केसिन और बीटा केसिन। एक एक बार आप लोग ने ये रीड भी कर लिया तो चीजें क्लियर हो जाएगी, तो ज्यादा झंझट लेने की जरूरत नहीं है, तामझाम नहीं है, बस एक बार रीड करो बच्चों, एक बार चीजें रीड कर लो। ठीक है, अब देखो ट्रांसजेनिक कैटल्स फॉर ह्यूमन थेरापेटिक प्रोडक्शंस। अब इन्हीं ट्रांसजेनिक कैटल्स को हम लोग क्या थेरापेटिक प्रोडक्शन, इसको मैं कट कर देता हूं, सिर्फ ट्रांसजेनिक कैटल्स लिख देता हूं मैं यहां पे। ठीक है, ट्रांसजेनिक कैटल्स, ओके, ट्रांसजेनिक कैटल्स। तो ट्रांसजेनिक कैटल्स जो है बच्चों, ट्रांसजेनिक कैटल्स और कहां का यूज हो सकती है, हमारी ट्रांसजेनिक कैटल यूज हो सकती है क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर 9 को सिंथेसाइज करने में भी। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर 9 को हम लोग इससे सिंथेसाइज कर सकते हैं। फिर मैं आप लोग को बोलता हूं बच्चों बहुत अलग अलग चीजें जैसे एंटीबॉडीज, देखो वही चीजें बार बार मतलब रिपीट हो रही है। एंटीबॉडीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, इन्हीं कैटल्स को वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ताकि हमारे को जो जो चीजें हमको चाहिए वो चीजें हमारी प्रॉपर तरीके से फुलफिल हो जाए। अब इसमें देखो बच्चों ट्रांसजेनिक शीप है, ठीक है, ट्रांसजेनिक शीप। अब ये एग्जांपल्स है, अब शीप है तो वुल से रिलेटेड होगा। ठीक है, याद रखना है भाई, टीजी शीप, ओके, ट्रांसजेनिक शीप। अब ये ट्रांसजेनिक शीप जो थी बच्चों, देखो इनके अंदर बैक्टीरियल जीन्स डाले गए जिसका नाम था 2 जीन्स, बैक्टीरियल जीन्स, देखो बैक्टीरियल जीन्स है ना। कौन से जीन्स, देखो सिस एम, देखो दो जीन्स कौन से, सबसे पहले सिस एम और सिस ई एंड सिस ई। अब इसने क्या किया, सिस्टीन नाम का एमाइनो एसिड जो था ये मतलब अच्छे लेवल में प्रोड्यूस किया, जो कि केराटिन का एक हिस्सा होता है बच्चों। केराटिन एक प्रोटीन है और उसके अंदर सिस्टीन बोल के एमाइनो एसिड जो होता है वो थोड़ा सा होता है अच्छे लेवल में। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, सिस्टीन प्रोडक्शन, सिस्टीन प्रोडक्शन। देखो मेरे को पता है मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं बच्चों, लेकिन ठीक है, ये फास्ट मतलब बहुत चिल्ली चीजें हैं और
सिंपल है, एक बार रीड करने में भी हो जाएगा आप लोग का। लेकिन अगर आपको नहीं समझा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में अपन चेक करेंगे और वापस लगे तो आपको लगा तो एक लेक्चर बनाऊंगा इस पे। अगला वाला वन शॉट लेक्चर होगा अपना, जो अगला चैप्टर है और पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, वो वन शॉट में खत्म करेंगे अपन लोग, ठीक है। अगले तीनों भी चैप्टर वन शॉट में आने वाले हैं, तो यार आते जाओ, लाइक ठोकते जाओ, थोड़ा सा प्यार बांटते जाओ, ठीक है। सिस्टीन प्रोडक्शन, इस वजह से क्या होता है बच्चों, केराटिन इंप्रूवमेंट, है ना, केराटिन इंप्रूवमेंट होती है। अगर केराटिन इंप्रूवमेंट प्रॉपरली होती है ना बच्चों, तो इस वजह से क्या होता है, हाई वुल आउटपुट, मतलब अच्छी क्वालिटी का वुल आएगा, अच्छी क्वांटिटी का तो आएगा ही, हाई वुल आउटपुट, नाइस क्वांटिटी, ठीक है, नाइस क्वांटिटी ऑफ वुल अपने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। अभी देखो ट्रांसजेनिक पिग्स भी यूज हो रहे हैं भाई आजकल, ठीक है, ट्रांसजेनिक पिग्स, तो लिख देता हूं मैं टीजी पिग्स, ट्रांसजेनिक पिग्स। तो ट्रांसजेनिक पिग्स को सबसे पहले बच्चों क्यों यूज किया जा रहा है, मीट प्रोडक्शन, बाहर बड़े चाव से खाया जाता है बच्चों ये, ठीक है, मीट प्रोडक्शन एब्रॉड वगैरह एरिया में बहुत अच्छे से, मतलब यूरोपियन कंट्रीज का तो मतलब ऐसे समझ लो कि स्टेपल डाइट है। फिर बाद में देखो पिग्स का जो हार्ट होता है, हार्ट सर्जरी में, है ना, क्योंकि पिग्स का जो हार्ट होता है ना बच्चों, पिग्स का जो हार्ट होता है, इसके हार्ट के जो वेल्व्स होते हैं, ठीक है, इसके हार्ट्स के जो वेल्व्स होते हैं, ये कहाँ यूज किए जाते हैं बच्चों, सर्जरीज में, ह्यूमन वेल्व्स ट्रांसप्लांट में यूज होते हैं। तो एक बात याद रखना, तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन नाम का एक कॉन्सेप्ट है बच्चों। द पिग क्लोन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एनिमल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज फॉर ह्यूमन ट्रांसप्लांट, इसको जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। तो मैं एक वर्ड लिख देता हूं यहाँ पे, जीनो ट्रांसप्लांटेशन, मतलब सिंपल, एनिमल के टिश्यूज ह्यूमंस में ट्रांसप्लांट करो, जीनो ट्रांसप्लांटेशन। अब यहां पे क्या हो रहा है, एनिमल्स को भी हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद में देखो टीजी फिश, ट्रांसजेनिक फिश, ट्रांसजेनिक फिश। अब फिश को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे ना, क्यों इस्तेमाल करेंगे, खाने के लिए। टीजी फिश एंड टीजी चिकन दोनों साथ में लिख देते, चलो टीजी चिकन, है ना, टीजी फिश एंड टीजी चिकन। चिकन्स को भी किस लिए इस्तेमाल करेंगे भाई, ज्यादा उनको देखो, सबसे पहले ट्रांसजेनिक जो फिश एंड चिकन है, ये कैसे होने चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंस, है ना, डिजीज रेजिस्टेंट। अब डिजीज रेजिस्टेंट बनाने के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक फिशेस और चिकन्स को डेवलप कर रहे हैं। फिर बाद में देखो कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल डाल देंगे इसमें, है ना। फिर मोर मीट, याद रखना है, मोर मीट, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज, ओके, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज के लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे जानवरों को तैयार कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। और एग्स भी इंपॉर्टेंट है, एग्स प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा एग्स चाहिए ना, तो एग्स प्रोडक्शन चाहिए भाई। तो एग्स प्रोडक्शन के लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज को डेवलप कर रहे हैं। अब देखो सिंपल सी बात है बच्चों, बायो इथिक्स, है ना, क्या देखते हैं, बायो एथिक्स। बायो एथिक्स से सिंपल याद रखना बच्चों, ये होंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, क्या होंगे ये होंगे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर डिजाइनिंग सर्टेन एक्सपेरिमेंट सो दैट हमारी सोसाइटी के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तो यही होगा बायो एथिक्स बच्चों, क्योंकि जब भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं तो इसके साथ में बहुत सारे अलग अलग ड्रॉबैक्स भी इसके आ सकते हैं, और यही ड्रॉबैक जो है
हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन्स कॉज कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्रॉबैक्स की वजह से ऐसी कोई वैरायटी अगर तैयार हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो एक बड़ा सा टेंशन पूरे दुनिया के सामने आ सकता है। तो इसीलिए एथिकल वे में हम लोग को बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है। इंडिया ने भी बहुत सारे पैरामीटर सेट किए हैं, तभी जाके हम हमारा बायोटेक्नोलॉजिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, तो अपने को ये बात भी अच्छे से याद रखनी है। अब इफेक्ट्स क्या होता है देखो बच्चों बायोटेक्नोलॉजी का, तो सबसे पहले अपन डायरेक्टली इफेक्ट्स लिख देंगे अभी बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इफेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले बच्चों हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड यूज एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं हर्बिसाइड यूज एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। हर्बिसाइड्स यूज एंड रेजिस्टेंस। अब क्या होगा बच्चों, हर्बिसाइड यूज एंड रेजिस्टेंस में क्या होगा, अगर मान लो हम लोग हर्बिसाइड्स छिड़क रहे हैं, हमारे क्रॉप को कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग हर्बिसाइड्स छिड़क रहे हैं, हमारे क्रॉप्स को कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से हर्ब्स मरती चली जा रही है। लेकिन नेचुरली अगर हर्ब्स जो है इन हर्बिसाइड्स को अडेप्ट कर गई, तो उसके वजह से हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बन जाएगा। क्योंकि अगर मान लो हमारा जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट है उसका क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो एक ऐसी वेराइटी तैयार हो सकती है जो कि नेचुरली हर्बिसाइड्स को रेजिस्टेंट हो सकती है, और इस वजह से जो हमने एक्सपेरिमेंट जिस चीज के लिए किया था वही खत्म हो जा रही है बच्चों। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूंगा इफेक्ट्स ऑन अनटारगेटेड स्पीशीज, है ना, इफेक्ट्स ऑन अनटारगेटेड स्पीशीज। कभी कभी बच्चों गेहूं के साथ कंकड़ भी पिस जाते हैं, है ना, तो जो यूजफुल स्पीशीज जैसे बटरफ्लाईज हैं, हनी बीज हैं, अगर इनके ऊपर भी इफेक्ट होना स्टार्ट हो गया, अपने बीटी कॉटन जैसे पेड़ पौधों का, तो यूजफुल स्पीशीज को भी एक डैमेज बैठ सकता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। उसके बाद एलर्जीज क्या हो सकती है बच्चों, एलर्जीज। अभी क्या हो रहा है हमारे बॉडी में, देखो किसी किसी को पीनट एलर्जीज होती है ना, मूंगफली की एलर्जी होती है। तो अभी क्या हो रहा है बच्चों, सिंपल सी बात है, पीनट एलर्जी का जो मिथियोनिन नाम का एक प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड होता है, अगर वो गलती से सोयाबीन जैसे या हेल्दी फूड स्टफ्स में चला गया, जिसकी वजह से हम लोग को भी वो एलर्जी हो रही है। तो अच्छी चीज़ें खाने के बाद भी हमको एलर्जी होगी। चलो एक बार मूंगफली ही हम लोग खाते थे तो ठीक था, उससे ही होती थी, लेकिन अब हम जो रेगुलर बेसिस पे खाना खा रहे हैं उससे भी एलर्जीज अगर हो गई तो हम खाएंगे क्या और जाएंगे कहाँ, सिंपल सी बात है। तो एलर्जीज, और इसका कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी कौन से भी लेवल पे हो सकती है। तो इसीलिए एक बहुत ज़्यादा बड़ा टेंशन हमारे सामने आ जाता है। फिर इसके बाद में इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स तो अब तक पता नहीं है किसको कि क्या हो सकते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। अब देखो न्यू टाइप के प्रोटीन्स ह्यूमंस कंज्यूम कर रहे हैं। अब हर प्रोटीन का अपने बॉडी में एक अलग फंक्शन होता है बच्चों, तो एक न्यू फंक्शनैलिटी हमारे बॉडी में आ सकती है, और लॉन्ग टर्म में इसका क्या असर होगा तो वो तो आपको मेरे को 200-300 साल के बाद ही पता चलेगा। तो शायद भगवान से प्रे करेंगे हम लोग, शायद 200-300 साल बाद अगर जन्म मिल जाए तो हम लोग देख लेंगे, और इस जन्म की चीज़ें हमको याद रहनी ज़रूरी है। ठीक है, तभी हम लोग एनालाइज कर पाएंगे ना। तो भगवान जी बड़े होशियार होते हैं, पुरानी मेमोरी खींच के नई मेमोरी दे देते हैं, है ना। पुरानी मेमोरी मत खींचो, बोलना पड़ेगा उनको। ठीक है, उसके बाद में जैसे मैंने न्यू प्रोटीन्स बोला, फूड एडिटिव्स, क्या फूड एडिटिव्स, फूड एडिटिव्स मतलब देखो अभी धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक चीज़ें खा खा के हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदर नए नए प्रोटीन्स वगैरह क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। और उस वजह से हर प्रोटीन की, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही बोला है कि क्या होती है, हर प्रोटीन की एक प्रॉपर फंक्शनैलिटी होती है, और अगर न्यू फंक्शनैलिटी हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाती है तो इट कैन कॉज अ सीरियस मेस टू ह्यूमन काइंड। सो इट इज अ पॉइंट टू वरी देन। ओके,
फिर उसके बाद देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी अपने इंडिया में है जो ये सब पैरामीटर्स के ऊपर नजर रखती है, और ये पैरामीटर्स ऐसे सेट करते हैं कि आप जो भी चीज बनाएंगे इंसानों के लिए नॉर्मल होनी चाहिए, लेकिन आपको जो डिजायर्ड चीजें चाहिए वो भी उसमें गुण होने चाहिए। तो नॉर्मल के साथ साथ हमको जो चीजें चाहिए वो सब इसमें होने चाहिए। उसके बाद याद रखो बच्चों, बायो पेटेंट एंड बायो पायरेसी के साथ हम लोग हमारे टॉपिक को डन करेंगे, ठीक है। बायो पेटेंट है ना, सिंपल एक शब्द में याद रख लेना बच्चों, ये होता है राइट्स एंड रिजर्वेशंस। क्या? राइट्स ऑफ समवन्स ओन्स रिसर्च। मतलब कोई व्यक्ति है, ओके, कोई व्यक्ति है, उसने कोई रिसर्च की, तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो उसका हक है, उसके एक्सपेरिमेंट को कोई भी यूज नहीं कर सकता है। इसी को हम बोलते हैं बच्चों बायो पेटेंट, है ना। अब ये बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। नॉर्मल अगर रहा तो सिर्फ पेटेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेटेंट बोलेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा समझ लो कि ओनिंग अ रिसर्च, है ना, रॉयल्टी टाइप्स, ओनिंग समथिंग, सम रिसर्च, है ना। कोई रिसर्च जिसको तुम ओन करते हो, उसके लिए तुमको क्या करना पड़ता है? रजिस्टर्ड करना पड़ता है खुद को पहले, ठीक है। पहले खुद को रजिस्टर करना पड़ता है, तो अब तुमको बायो पेटेंट अवॉर्ड किया जाता है। तो ये एक बात आराम से याद रखना। और लास्ट में है बच्चों हमारा बायो पायरेसी, है ना, बायो पायरेसी। देखो लास्ट की ये 2-3 चीजें इतनी इजी है, अगर ठीक से ध्यान दिया तो आराम से आ जाएगी, ठीक है। बायो पायरेसी, बायो पायरेसी मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? किसी की रिसर्च को लूट रहे हैं, है ना। स्टीलिंग समवन्स रिसर्च, है ना, एंड इन्वेंशन। इसको हम बोलते हैं बच्चों पायरेसी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर कोई प्ले स्टोर पे गेम है और उसके अंदर इन ऐप परचेजेस है, तो हम क्या करते हैं? उसका मॉड देखते हैं, है ना। हम नहीं करते, मतलब बहुत सारे बच्चे करते हैं ऐसे, उसका मॉड देखेंगे। और मॉड मतलब क्रैक्ड वर्जन, मतलब यहाँ हम क्या कर रहे हैं? पायरेटेड वर्जन हमारे बॉडी में बोल रहा हूँ, मोबाइल में इंस्टॉल कर रहे हैं। अब पायरेटेड वर्जन से प्रॉब्लम क्या आती है? बहुत सारे बग्स उसके साथ आ जाते हैं, बहुत सारे ट्रोजन्स और मैलवेयर भी आ जाते हैं। लेकिन चलो ठीक है भैया, अपना काम हो जा रहा है, उतना हम लोग देखते हैं। सेम तरीके से अगर किसी की रिसर्च चुरा कर हम अपना थप्पा उसके ऊपर लगाकर बेचेंगे वो प्रोडक्ट, तो ये बच्चों बायो पायरेसी में आता है। पायरेट करना मतलब क्या? लूटना। अब बायो पायरेसी मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? रिसर्च लूट रहे हैं बच्चों। एग्जाम्पल्स इसके देखो, पेटेंटिंग, इसके सम एग्जाम्पल्स है बच्चों। सबसे पहला तो नीम, टर्मरिक, है ना, नीम, टर्मरिक, फिर मैं बोलूंगा बासमती, है ना। ये तीनों भी चीजें हमारी है, लेकिन यूएस ने चुराई थी राइट्स इसके, कि भाई नीम, इसके अंदर औषधीय गुण होते हैं, ये यूएसए ने चुरा लिया था बच्चों। वो देखो इसका नाम भी है, देखो, द यूएसडीए एंड अमेरिकन एमएनसी WR ग्रेस इन अर्ली 90 सॉट पेटेंट फ्रॉम यूरोपियन पेटेंट ऑफिस method for controlling on plant by the aid of hydrophobic extracted neem oil। तो इन्होंने नीम ऑयल के जो फंगिसिडल प्रॉपर्टीज है, हम लोग देखो बच्चों, अगर हमारे लाइफ में जो चिकन पॉक्स भी हो जाते हैं हमको, तो उसमें भी हम लोग नीम के पानी से नहाते हैं। और ये चीज़ अमेरिका बोलता है हमने ढूंढी है, फंगिसिडल प्रॉपर्टीज होती है, हट बोलना चाहिए हमने उसको, क्योंकि ये हमारी धरोहर है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में बासमती को उन्होंने नाम दिया था टेक्समती। इंडिया ने झगड़ा वगड़ा करके वापस लाया ये चीज़ों को। झगड़ा मतलब ऐसे वॉर वगैरह नहीं, अपनी लीगल एक लड़ाई होती है वो करके। उसके बाद में हल्दी, हल्दी में औषधीय गुण होते हैं बच्चों। सिंस एंशिएंट टाइम्स हमारे कंट्री में हल्दी यूज़ होती है एज अ एंटीसेप्टिक, एज अ गुड स्लीपिंग एजेंट, है ना। इसीलिए रात में हल्दी का दूध दिया जाता है, ताकि क्या होता है, एकदम गाढ़ी नींद आती है। और ये भी बाहर की कंट्रीज जब क्लेम करने लग गए, तो मुझको तो ऐसी कहावत याद आती है, मेरी बिल्ली मेको म्याऊं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चों अपनी कंट्री में इसके पहले हो चुकी है। जस्ट हमारी कुछ बेवकूफ़ी की वजह से भी ये चीज़ें हमको फेस करनी पड़ी। और अगर
यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, टॉपिक को डन करते हैं। और अगर ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ गया तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। नहीं अगर समझा तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने डाउट्स पोस्ट करने हैं, तो उन डाउट्स के ऊपर मैं तुरंत रिएक्ट करूंगा और आप लोग को तुरंत एक नया वीडियो ला कर दे दूंगा। बहुत जल्द हमारा फन शॉट लेक्चर शुरू हो रहा है, बहुत जल्द मतलब कल से ही हो रहा है, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।